हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आइए एक बार फिर हम क्या करते हैं, हुक्स लॉ के बारे में सीखते हैं। ठीक है, आज हम सीखेंगे हुक्स लॉ। क्या सीखेंगे? हुक्स लॉ, हुक का नियम। ठीक है, क्या हुक्स लॉ। आज का मेरा टॉपिक है हुक्स लॉ, हुक का नियम, जो इंजीनियरिंग के दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में भी इसका यूज है। ठीक है, और डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में ही आपका यहाँ मैंने बनाया ना स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये भी आपका आता है। ओके, और ये इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में देखते हैं, तब इसकी परिभाषा हमारे लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखते हैं। हम देख रहे हैं क्या बोलते हैं, यहाँ पे वो एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हमने स्ट्रेन को दर्शा रखा है, जिसे एप्सिलॉन बोलते हैं, या आपकी किताब में इसी को ई से रिप्रेजेंट किया था। ये वाला ये देखो, ये ऐसे, ठीक है, या इसे एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर देता है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। ओके, अच्छा, वाई एक्सिस पर हमने देखो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अच्छा, ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट है। क्या है? ओरिजिनल पॉइंट है। अब इससे इधर स्ट्रेन का मान बढ़ेगा, इससे इधर क्या होगा, स्ट्रेस का मान बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या याद रखना है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा ए को मैंने लिखा प्रोपोर्शनल लिमिट बोला जाता है, और बी जो होता है वो होता है क्या, इलास्टिक लिमिट बोला जाता है। C1 और C2 को हम क्या कहते हैं, इल्ड पॉइंट कहते हैं, इल्ड पॉइंट कहते हैं। और इल्ड पॉइंट के माइल्ड स्टील मैंने बनाया है, ये माइल्ड स्टील का है जो आपका डायग्राम है। ठीक है, तो इल्ड स्टील में जो माइल्ड स्टील होता है उसमें दो आपके इल्ड पॉइंट प्राप्त होते हैं। एक को हम कहते हैं अपर इल्ड पॉइंट और दूसरे को कहते हैं लोअर इल्ड पॉइंट। आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा, डिजाइन स्ट्रेंथ। क्या? डिजाइन स्ट्रेंथ। जब भी आप डिजाइन पढ़ते हो किसी भी चीज़ की, चाहे वो सिविल वाला लड़का हो चाहे मैकेनिकल का लड़का हो, है ना, तुम्हें जब भी बीम की डिजाइन करना हो या किसी भी मशीन पार्ट की डिजाइन करना होता है, ठीक, तो उसके लिए क्या किया जाता है, लोअर इल्ड पॉइंट लिया जाता है। क्या? माइल्ड स्टील लगाया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, लोअर इल्ड पॉइंट लिया जाता है, इसलिए इसको मैंने डिजाइन स्ट्रेंथ बोला है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ना, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे जब ऐसे डालेंगे तो यहाँ पे सिग्मा वाई आएगा। इसी किस किताबों में एफ वाई लिखा जाता है। ठीक है, ये डिजाइन स्ट्रेंथ होती है। ओके, अच्छा, इसके बाद मैंने लिखा है अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट मतलब ये जो ई पॉइंट आपको मिला है, इतना आपकी क्या होती है, जो मटेरियल होती है ये उसकी अंतिम क्या होती है, आपकी स्ट्रेंथ होती है, जिसे हम क्या करते हैं, एफ यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या कभी कभी लोग इसे सिग्मा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या यू टी लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसे अब क्या आपका वो फ्रैक्चर पॉइंट है, यहाँ पे टूट जाता है, रैप्चर ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट होता है। इसको बहुत अच्छी तरह से जानना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाएंगे आप, तो मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को लगभग 2-3 घंटे पढ़ाया है इसके बारे में। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, वहाँ पे बेटर मटेरियल का मैंने पढ़ाया है और डक्टाइल मटेरियल के बारे में पढ़ाया है। तो ये चीज़ें आप वहाँ से बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। हमें क्या बोलता है, परिभाषा बतानी है हुक्स लॉ की, इसलिए मैं इसको क्या बोलते हैं बनाया था। ठीक है, आइए, होता क्या हो, यहाँ पे पॉइंट तो हमने दिखाया क्या, बी, जिसको मैंने देखो यहाँ स्टार भी लगाया है, इलास्टिक पॉइंट। क्या? इलास्टिक लिमिट है ना। तो है क्या है, जो भी चीज़ की डिजाइन की जाती है, किसी भी चीज़ की, चाहे वो बीम की डिजाइन की जाए, चाहे वो मशीन के किसी भी पार्ट की अगर डिजाइन की जाती है, तो विद इन इलास्टिक लिमिट रहता है। इसलिए अब जब आप क्या पढ़ते हो, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाला चैप्टर पढ़ते हो, तो जब आप डिफ्लेक्शन बनाते हैं तो वहाँ पे लिखा जाता है इलास्टिक कर्व। इलास्टिक कर्व का मतलब ये हुआ कि लोड को जब लगाया गया है, मतलब जो भी आपका स्पेसिमेन है, लोड को लगाया गया है, तो विद इन इलास्टिक लिमिट ही लगाया गया है, यानी कि बी पॉइंट के अंदर ही आपके सारे स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। अगर इसके बाहर आपको प्राप्त होने लगेंगे तो प्लास्टिक जोन में पहुंच जाएंगे। ये अगर मैं देखूँ यहाँ से, तो ये आपका अगर मैं डाल दूँ तो इसको बोला जाएगा इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक जोन बोल दिया जाएगा। और इसी लाइन के इधर जो होगा वो क्या होगा, प्लास्टिक जोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? प्लास्टिक जोन हो जाएगा, और इसके इधर आपका ये इलास्टिक जोन होता है। ठीक है, तो जब भी किसी मटेरियल पर लोड लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, विद इन इलास्टिक लिमिट लगाया जाता है, यानी इसके अंदर ही लगाया जाएगा। जो भी लोड होगा इसके अंदर ही रहता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो हुक्स ने देखा, हुक्स रॉबर्ट सर 1678 ईस्वी में सर रॉबर्ट हुक ने ऐसा देखा कि ऐसा क्या बोलते हैं, मटेरियल जो बिहेव कर रहा है,
तो इसलिए उन्होंने एक नियम दिया। उन्होंने कहा क्या कि विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर, यानी प्रत्यास्था सीमा के अंदर जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है बाबू, हमने आपका इसका भी वीडियो बनाया, लगभग 5-6 घंटा पढ़ा है स्ट्रेस के बारे में, प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं आप डिफिनेशन बोल दे रहा हूँ स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस क्या होता है, अगर हम यहाँ पे एरिया के तो हम एक मान लें तो बोला जाता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल को, क्या आंतरिक प्रतिरोधी बल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। और इस मतलब सिग्मा बराबर होता है FIR/P और FIR/A, है ना। ये आपका कंडीशन आती है वहाँ पे FIR<P होता है, जहाँ पे आपका ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, यानी P जो आपका होता है FIRF जो होता है वो बराबर होता है किसके, P एक्सटर्नल जो लोड आपका P लगा उसके बराबर होता है। इसे संतुलन की अवस्था में बोला जाता है स्ट्रेस बराबर P/A होता है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेन क्या होती है, जैसे हम लोड लगा के इस मतलब क्या बोलते हैं इस पे खींचते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ वृद्धि या कमी होगी, इसकी लंबाई में वृद्धि हो सकती है कि नहीं हो सकती, इसके वॉल्यूम में भी परिवर्तन हो सकता है, तो ये सब कमी या वृद्धि होगी तो आपका स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन डायमेंशन बट्टे वर्नियर डायमेंशन, ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। अच्छा, अब आपको क्या है यहाँ पे, तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि हुक्स ने नियम क्या दिया। हुक्स ने नियम क्या दिया, तो हुक्स लॉ होता है क्या दोस्त, तो बोला जाता है विद इन इलास्टिक लिमिट, क्या विद इन इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, मतलब प्रत्यास्था सीमा के अंदर जो स्ट्रेस होता है वह समानुपाती होता है किसके, स्ट्रेन क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अगर आप इसको हल करते हो तो सिग्मा बराबर आपको मिलता है E एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ से अगर E देखा जाए तो E बराबर आ जाता है सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन, मतलब स्ट्रेस बट्टे स्ट्रेन, ओके। अच्छा, E क्या होता है बाबू, E एक कांस्टेंट है जिसे हम इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं। ये क्या होता है, इलास्टिक कांस्टेंट होता है, या इसको हुक्स कांस्टेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हुक्स कांस्टेंट कह सकते हैं, या इसी का नाम आपका यंग मॉडुलस होता है। क्या होता है, यंग मॉडुलस होता है, या इसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। इसका अगर मात्रक आप देखोगे तो जो कोई स्ट्रेन का मात्रक क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, स्ट्रेस का जो मात्रक होता है वही आपका क्या होता है, इसका मात्रक हो जाता है, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, हुक्स कांस्टेंट या इलास्टिक कांस्टेंट बोला जाता है, या मॉडुलस ऑफ कांस्टेंट, ठीक। ये बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक। तो आज से कोई पूछे कि हुक्स लॉ क्या होता है, आप बताओगे कि इलास्टिक लिमिट के अंदर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको बहुत अस्थायी आपको समझा रहा हूँ, ग्राफ बना के समझा रहा हूँ। विद इन इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे देखो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, मतलब लोड बढ़ाओगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, तो लोड अगर बढ़ा रहे हो आप तो वैसे वैसे देखो स्ट्रेन बढ़ रही है, देखो स्ट्रेस बढ़ रहा है, देखो स्ट्रेस बढ़ रहा है तो स्ट्रेन आपकी बढ़ी, ऐसे यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ा तो स्ट्रेन देखो और बढ़ गई, ऐसे स्ट्रेस यहाँ पे बढ़ा तो स्ट्रेन देखो इतनी हो गई। तो ऐसे जैसे जैसे स्ट्रेस का मान बढ़ता है वैसे ही स्ट्रेन का मान बढ़ती है, ठीक। लेकिन वो विद इन इलास्टिक लिमिट होता है। क्या होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट होता है। ये बात समझ में आई, यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर यही हुक्स का नियम होता है। यही क्या होता है दोस्त, हुक्स का नियम होता है। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ और पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसे मिटाते हैं, मिटा दें इसको, ठीक। आप इसकी साल लीजिए, परिभाषा बहुत सिंपल थी, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो इलास्टिक कांस्टेंट है इसके बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसको 10 मिनट पढ़ाया है, वहाँ पे आप जाकर देख लीजिए। 4 आपके इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। कौन होता है बाबू, ई होता है, जी होता है, के होता है और म्यू होता है। ई का मतलब क्या, इलास्टिक कांस्टेंट आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो आपके ई है, ऐसे के आएगा जिसे हम बल्क मॉडुलस कहेंगे, ऐसे जी आएगा इसे शियर मॉडुलस बोला जाता है, ऐसे म्यू आएगा जिसे हम पॉइसन रेशियो बोलेंगे। इसका मैंने वीडियो बनाया है, प्ले लिस्ट में है, जाके देख लेंगे, बहुत डिटेल वहाँ बताया क्या होता है, ठीक है। ये 4 इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्या, इसको हम मिटाते हैं,
चलो ये आपको बात समझ में आ गई। अब हमको बताना क्या है कि अगर मान लो ये कोई बॉडी है, ध्यान दीजिएगा बात, अगर ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इसका क्रॉस सेक्शन हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, मान लो आपका ये, ठीक, इसकी एक्सिस है। अब मान लीजिए इसकी एक्सिस पे जो लोड लगा हुआ है इंड सिरा, देखो ध्यान से यहाँ पे ए, इसको ए और बी में बोल देना, तो इसको इंड सिरा बोला जाता है। इंड पे अगर लोड लगा हुआ, मान लो यहाँ पे एक्सटर्नल लोड को मैं यहाँ पे पी से नोट कर रहा हूँ, पी है, और यहाँ पे भी आपका पी है। कुछ किताबों में इसी को एफ से नोट करता है, तो आप घबराइएगा नहीं। ये पी आपका क्या है, एक्सटर्नल लोड, ये क्या बाबू, एक्सटर्नल लोड या एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हो, ठीक है, एक्सटर्नल लोड या फोर्स, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, अगर इस पे हम ऐसे लगा रहे हैं, ठीक, तो इसमें जो ये जो बार आपकी है या जो भी ये बॉडी है उसमें कितना परिवर्तन होगा, यानी चेंज इन डायमेंशन कितना होगा, इस चीज़ को निकालेंगे, ठीक। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो पहले फॉर्मूला लगे क्या क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू एप्सिलॉन, ओके। तो अभी देखो आपका सिग्मा बराबर क्या है, पी अपान ए, तो पी लिखा जाएगा अपान ए बराबर ई इंटू, यहाँ देखो लंबाई में वृद्धि हुई है तो डेल्टा एल अपान एल, हो गया। अगर यहाँ पे इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, यानी चेंज इन डायमेंशन कितना हुआ, इस चीज़ को निकालना है, तो डेल्टा एल आपका है, तो डेल्टा एल बराबर क्या मिल जाएगा बताओ, पी एल अपान ए ई, पी एल अपान ए ई। तो कभी भी अगर क्या बोलते हैं, आज से हमको याद क्या रखना है, कभी भी अगर पूछे कि किसी बॉडी में चेंज इन डायमेंशन निकालिए तो आप इसी फार्मूले का यूज करोगे, इसे बोलते हैं चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डेल्टा एल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा मेरा, ठीक है। इस फार्मूले का हम पूरा हर क्वेश्चन में सवाल लगाने के लिए यूज करेंगे, ठीक, पी एल अपान ए। अब यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ए। अब मन में आएगा सर ये क्या है, इसको मिटा देगा, इसको मिटा दे, इसके साथ ले लीजिएगा इसका, ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्या, ए। ए को बाबू बोला जाता है क्या, आपकी एक्सियल रिजिडिटी, एक्सियल रिजिडिटी। अब ये है क्या, अब मन में आएगा सर ये एक्सियल रिजिडिटी है क्या, ठीक है, एक्सियल रिजिडिटी है क्या, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये क्या हो आपका, ये स्टील का बना हुआ हो, ये रबड़ का बना हुआ हो, ठीक है। अगर दोनों पे हम समान फोर्स लगाएंगे तो बताओ इसमें वृद्धि होगी ज़्यादा, लेकिन इसमें वृद्धि क्या होगी, कम होगी, इसमें वृद्धि कम होगी, ठीक। तो यहाँ पे जो ई है, ई किस चीज़ को शो कर रहा है, ई मटेरियल की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। जैसे स्टील का अगर होगा, अगर ये स्टील का होगा तो इसमें वृद्धि ज़्यादा होगी कि इसमें, बताओ पहले, इसमें वृद्धि ज़्यादा होगी कि इसमें वृद्धि कम होगी, इसमें अपन वृद्धि क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो गई। किस पे डिपेंड किया, मटेरियल पे डिपेंड किया, क्या किया, मटेरियल पे डिपेंड किया, ठीक है। तो ये आपका मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, आप देख रहे हो ई पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर मतलब मान लो एरिया दोनों का समान हो, मैं दोनों को ये समझता हूँ, ये मान लीजिए स्टील का बना हुआ है और ये रबर का बना हुआ है। अब दोनों पे 10 न्यूटन के फोर्स लगाओगे तो किसमें वृद्धि होगी, रबर वाले में, किसमें वृद्धि होगी, रबर वाले में। एरिया दोनों का समान है, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया समान है, फिर भी रबर वाले में होगी वृद्धि। यहाँ पे भी किस पे डिपेंड किया, मटेरियल पे डिपेंड किया, ठीक है, यहाँ पे मटेरियल पे डिपेंड किया। अच्छा, जिसके ई की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर एरिया समान हो तो मटेरियल का, तो उसका ए भी तो आपका समान आएगा, ए भी तो समान आएगा ना, बोलो। तो यहाँ हम एक चीज़ समझ रहे हैं क्या, कि अगर मतलब डेल्टा एल जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई क्या होगा बाबू, ए ही होगा, एक्सियल रिजिडिटी।
मतलब क्या हुआ, मतलब सीधा सा समझ में आ रहा है कि सर अगर क्या बोलते हैं यहाँ पे देखा जाए तो ई पे भी ये इस पे भी डिपेंड करेगा, या आप बोल सकते हो सर कि जो डेल्टा एल होगा प्रोपोर्शनल टू 1/e भी होगा, क्यों? ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर ये हो गया कि अगर ई का मान ज़्यादा होगा तो उसमें जो वृद्धि होगी, जो फोर्स लगाया जाएगा तो वृद्धि होगी जो उसमें कम आएगी, यानी ए का मान, सीधी सी बात समझो, अगर ए का मान बढ़ता है, ए का मान बढ़ता है तो क्या होगा बाबू, आपका जो वृद्धि होगी डेल्टा एल वो क्या होगी, कम हो जाएगी। और अगर ए का मान घटता है, जैसे रबड़ की बात किया था, तो ए का मान घटता है तो जो डेल्टा एल होगा उसमें क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाएगी। या आप क्या कह सकते हो, या कह सकते हो सर जब ई का मान बढ़ेगा तो हमारा जो डेल्टा एल है उसमें कमी आएगी, यानी उसमें वृद्धि कम हुई, जैसे स्टील में आपका हुआ था। ऐसे ई का मान आपका क्या होता है, अगर घट रहा है जैसे रबड़ में, उसके ई का मान कम होता है स्टील से, तो क्या होता है डेल्टा एल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी उसमें वृद्धि क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे एक वर्ड मैंने बोला क्या, एक्सेलरेट, ये समझ में आ गया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले चुके होंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और ये हमें समझ लीजिए, ये है क्या, ये है क्या, एक वर्ड और आप लोग जानते होंगे जिसे बोलते हैं स्टिफनेस। क्या बोला जाता है, स्टिफनेस। तो स्टिफनेस भी 3 टाइप की होती है। अब स्टिफनेस भी 3 टाइप की होती है, ठीक, ओके। कौन कौन होती है वो, एक्सियल रिजिडिटी, इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करेगी। एक्सियल रिजिडिटी जिसको मैंने अभी बोला आपका यही होता है। ऐसे एक वर्ड आता है फ्लेक्सियल रिजिडिटी, इसको E/I कहते हो। ऐसे आपका एक वर्ड आता है टॉर्सनल रिजिडिटी, टॉर्सनल, जिसको आप क्या कहते हो, GJ, ठीक। स्टिफनेस भी तीनों चीज़ों पे डिपेंड करती है, ओके। एक्सियल रिजिडिटी मतलब जब लंबाई में आप देखो, जब लंबाई में ऐसे पर खींचते हो किसी चीज़ को तो वो इस पे डिपेंड करती है। अगर मान लो ये कोई बीम हो, इस पे जब लोड लगाते हो तो उसमें जो डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, वो आपका फ्लेक्सियल रिजिडिटी पे डिपेंड करता है। इसी को फिक्स करके जब इस पर आप टार्क लगाते हो तो ऐसे जो घूमता है, ऐसे किसी शाफ्ट में जो होता है, ऐसे जो मतलब होता है, उसे क्या बोलते हैं, आपका टॉर्सनल रिजिडिटी बोलते हैं। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगला जो हम क्या बोलते हैं वीडियो बनाएंगे उसमें आपको क्या सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे दोस्त, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिखाएंगे। अब मन में आ गया होगा सर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपर मतलब बताने से पहले इस पे अगर इन पे जो कोर्स लगे हैं इस पे क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश मेरी है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगे तो मतलब कमेंट भी कर दिया करिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर और भी वीडियो बनाऊं जब आपको समझ में आए, और लोगों को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, और लोगों से सब्सक्राइब भी करवा दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप लोगों का दिन बहुत बहुत